ये पढ़ाए थे और बताए थे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ाए थे 2 टॉपिक। ठीक है, स्ट्रेस में हम बोले थे भैया ये क्या है, स्ट्रेस के बारे में क्या बताए थे कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या भैया, उसका जो डिफॉर्मेशन होता है उसका रेशियो है कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग बताए थे स्ट्रेस का 2 टाइप बता चुके थे, एक लॉन्गिट्यूडनल बता चुके थे और शियर बता चुके थे। और स्ट्रेन में 2 बता चुके थे, एक बता लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ये दोनों बता दिए थे। आज जो लास्ट टॉपिक है स्ट्रेन का, एक हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या है, सपोज करो कि एक बकेट है और इसे पानी है या कोई भी लिक्विड है, ठीक, और इसमें हमारा एक बॉल है, कोई गेंद है या कोई बॉडी है, तो इस बॉडी पे चारों ओर से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। चारों ओर से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। मतलब यहां इस बॉडी पे चारों ओर से फोर्स लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, चारों ओर से फोर्स लगने के कारण इसका क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा। इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। मतलब क्या, डिक्रीज कर जाएगा। चेंज क्या कर जाएगा, ऑब्वियसली ये डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे जब वॉल्यूम डिक्रीज किया है, इसी का रेशियो है, इसी का जो रेशियो होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, दोनों के साथ ले लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बारे में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, देखो तो। स्ट्रेस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जब तुम यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा था, ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। जब तुम यहां पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा था तो ऑब्वियसली बॉडी क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तो उस समय जो बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स था, बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स था, जो इसका वॉल्यूम को चेंज होने को अपोज कर रहा था, वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जब हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, ऐसा व्हेन वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे हमने फोर्स हर एक डायरेक्शन से लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल चेंज। वॉल्यूम क्या होगा भैया, चेंज करेगा। ठीक है, वैन है, ठीक है। एट दैट मोमेंट, उस समय पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उस समय पे एट दैट मोमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स that oppose the deformation ऐसे द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, that oppose the deformation called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक, क्या बोले, जब भैया फोर्स क्या करेंगे, जब व्हेन वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जब फोर्स हम लोग चारों तरफ से लगाएंगे, ऑल डायरेक्शन से,
तब क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज करेगा, बॉडी का वॉल्यूम चेंज करेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ऊपर से फोर्स लगा क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, एट दैट मोमेंट, उस समय पे जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, जो अंदर में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा, जो इसको इधर से क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, जो इसका डिफॉर्मेशन में क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, यहां लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो भैया स्ट्रेन क्या है, हम बताए थे, ये बेसिकली क्या रेशियो है, स्ट्रेन क्या है भैया, ये रेशियो है किसके बीच में, ये क्या रेशियो है, रेशियो किन दोनों बीच में है, पहला चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बटा क्या था, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करें क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां पे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेसिकली चेंज कर कौन रहा है, तो चेंज कर रहा है तुम्हारा वॉल्यूम, चेंज कौन कर रहा है, तो वॉल्यूम होगा। तो भैया इसका क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक बात बताओ भैया, तो जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली भैया माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कि वॉल्यूम जो हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम क्या कर रहा है, तो लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक क्लियर है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है भैया, हैं, नहीं, दिख रहा है पूरा। ये तो रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर ये फोर्स होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू दी, ये हमेशा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे यदि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर है। जैसे सपोज करो ये है तुम्हारा, अब यहाँ फोर्स लगा रहा है, तो एक्चुअली ये क्या है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर है, तो यहाँ फोर्स लगा रहा है तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ फोर्स लगा रहा है ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ फोर्स लगा रहा है ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ फोर्स लगा रहा है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब हर एक कर्व, हर एक पॉइंट पे तो तुम्हारा फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये फोर्स है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। कोई दिक्कत है, वर्क डन, वर्क का बात ही नहीं करना है यहाँ पे ऑब्वियसली। ठीक है, यहां पे जाने बोलता है सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर है, और वर्क जब जीरो कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो फोर्स, समझा, ये सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर है, हम डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है,
क्लियर यहां तक? ये क्लियर है? मतलब तीनों यदि हम बात करें, यदि हम यहां पे एक डाटा बनाए, ठीक है, हाँ क्या बनाने वाले थे ये, यहां स्ट्रेस लिखते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन, स्ट्रेन, अच्छा, तो स्ट्रेस का 3 टाइप पर आए थे, 1 2 2 3, 3 पर आए। कौन कौन सा स्ट्रेस पहला बताओ, बताओ? हाँ, लॉन्गी, क्या स्पेल था, स्पेलो भूल गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या इसको दूसरा नाम देते हैं नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, और यहां पे कहा जाता है शियर, शियर स्ट्रेस, और यहां पे क्या बताया भैया, शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये ऐसा काम करते हैं ना, एक और स्ट्रेन को उठा के यहां लग देता है, इसको उठा के यहां रख देता है, यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पे एक और कॉलम बना देते हैं यहां पे, और यहां भी फॉर्मूला, ठीक, ठीक है। यहां पे बताया था क्या, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, और लास्ट में बताया था वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और यहां बताए थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहां तक बता दिए थे। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, एफ नॉर्मल डिवाइड बटा एरिया, एफ नॉर्मल डिवाइड बटा एरिया, ठीक है। ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, स्ट्रेस और रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और ये क्या होगा, नॉर्मल टू दी एरिया, वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, याद है ना, ऐसे था, और यहां पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसके नॉर्मल यहां एफ नॉर्मल, यही था ना, बोलो ना, यही फॉर्मूला बताया था ना, ठीक। इसका शियर स्ट्रेस है क्या बताया था भैया, बताओ? एफ टेंजेंशियल था, फोर्स जो था ये दो, ये क्या था, परपेंडिकुलर, दो यहां पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। और ये क्या था, पैरेलल था, टेंजेंशियल था, ठीक है। ये टेंजेंशियल फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया, याद है ना, कैसा था भैया, डायग्राम याद करा देते, डायग्राम ऐसा था, इधर से फोर्स लगा रहे थे और ये ऐसे होकर ऐसे बन गया था, है। यहाँ पे क्या टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक। चलो यहाँ रख लिया है। दूसरा क्या था, ये बताया फोर्स बटा एरिया, ये फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स है बटा एरिया, और यहाँ पे भी फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, या ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू दी एरिया, और यहाँ पे जब फोर्स, ये राइज कब होता है, ये जब राइज तब होता है जब बॉल पे चारों तरफ से फोर्स लगे, ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, फोर्स शुड बी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फोर्स शुड बी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, तब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ड्राइव होगा। बात क्लियर यहां तक, ये क्लियर है। देखो
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फॉर्मूला क्या था, एफ नॉर्मल बट्टा क्रॉस सेक्शन एरिया, एफ नॉर्मल बाय क्रॉस सेक्शन नॉर्मल एरिया, एफ नॉर्मल दैट मींस ये क्या परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसमें दो टाइप बताए थे, एक बताए थे टेंसाइल और एक बताए थे कंप्रेसिव, एक बताए थे टेंसाइल एक बताए थे कंप्रेसिव। एक को कंप्रेस करने पड़ता था, एक को स्क्वीज करने पड़ता था, दाबने पड़ता था। ठीक है, सॉरी स्क्वीज मतलब खींचने पड़ता था, एक स्क्वीज करने पे एक कंप्रेस करने पे। कंप्रेस करने पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। जो स्क्वीज करने पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होगा। जब स्क्वीज कर रहे टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, इधर के डायरेक्शन के ऊपर होगा। जब चीज ऐसे उसको खींचेंगे, इसे उसको खींचेंगे, जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है तो छोटा करना चाहेगा। यदि इसको लंबा करेंगे तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है वो छोटा करना चाहेगा। मतलब जब उसको खींच रहे हैं, जो स्क्वीज कर रहे हैं, तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, छोटा करने की कोशिश कर रहा है। जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या नाम है उसका, टेंसाइल, टेंसाइल नाम है। टेंसाइल नाम है, टेंसाइल क्या करेगा, छोटा करना चाहेगा लेंथ को वापस नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहेगा। बात क्लियर समझ में आ रहा है, बात क्लियर है। टेंसाइल कब होता है, जब इसको स्क्वीज करते हैं तब टेंसाइल होता है, जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका दो टाइप बता दिए, कंप्रेसिव और टेंसाइल। क्लियर यहाँ तक फॉर्मूला यही होगा। और शियर टेंसर एक ही बताए थे, शियर टेंसर सिर्फ शेप चेंज करता है, ना वॉल्यूम चेंज करेगा ना लेंथ चेंज करेगा। वॉल्यूम और लेंथ दोनों इसमें सेम रहेगा, वॉल्यूम और लेंथ सेम रहेगा, सिर्फ इसका शेप चेंज होगा। इसमें भैया वॉल्यूम चेंज होगा, नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स होगा सब डायरेक्शन से होगा, सब ऑल फोर्स शुड बी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। और दूसरा बात, ये तो फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वॉल्यूम के नहीं, सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर। ठीक है बात। अब चलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, पैदा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा था, परपेंडिकुलर था। मतलब ये एरिया है इसका, इसका ये एरिया है, इसके इधर लगेगा या इधर लगेगा। दैट मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका क्या करेगा, या तो लंबाई बड़ा करेगा या लंबाई छोटा करेगा। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का काम क्या है, चेंज इन लेंथ का, डिफॉर्मेशन इन लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का काम क्या है इसका, डिफॉर्मेशन इन लेंथ। चेंज किस में होगा, लेंथ में। चेंज किस में होगा, लेंथ में। चेंज किस में होगा, लेंथ में। चेंज में लेंथ होगा तो बना डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा एल बाय एल। ठीक, इस ये क्या कर रहा था भैया, इस चेंज लेंथ में चेंज नहीं करता था, शेप में चेंज करता था। शेप में चेंज करना क्या कर रहे थे, एंगल निकाल रहे थे कि कितना एंगल ये डिफॉर्म हुआ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल निकाल रहे थे। याद है, ये देखो, ये हमारा ऐसा पहले शेप था, अब शेप हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अब देखो ये जो है ना, ये एंगल डिफॉर्म हुआ, ये एंगल इतना आगे निकल गया। तो दूसरा कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर डालते हैं। ये चिप इधर शिफ्ट हो गया, तो ये एंगल जो शिफ्ट हो रहा है, यही एंगल फाइंड करना है इसमें, ये फाई। और फाई कैसे फाइंड होगा, इसकी लंबाई एल बटा ये जितना शिफ्ट हुआ एक्स, तो एक्स बाय एल से। क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बताएं, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। ये ठीक है, ये पूरा चार्ट दिख रहा है ना। हाँ, सेकेंड वाला शियर स्ट्रेस जो है ना, वो टेंजेंशियली फोर्स लगता है। तो फोर्स दो प्रकार का हो सकता है। जैसे मानो यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं, जैसे ये है, मानो ये फोर्स है, ये एफ फोर्स है। एक तो ये तो हो सकता है कि पैरेलल हो इसके एक्स एक्सिस के, और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। जो परपेंडिकुलर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो पैरेलल वाला फोर्स होगा वो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स बोलो या पैरेलल फोर्स बोलो। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, फॉर्मूला क्या है, पैरेलल फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब पैरेलल फोर्स बोलो या टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इस शियर स्ट्रेस के कारण सिर्फ शेप में चेंजिंग आएगा, क्योंकि यदि कोई बॉडी है, जैसे मानो जेली का क्या है, जेली वाला बॉक्स, जेली लो और उसके सबसे ऊपर वाला मारो, तो क्या जेली क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा ना। जेली है, जेली ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम चेंज है। लेंथ तो इसका लंबाई जो था, क्यूब का लंबाई, जेली का क्यूब का लंबाई भी सेम ही है, बस शेप चेंज हो रहा है उसका। ज़्यादा ठूस दो तो टूट ही जाएगा। फोर्स शुड बी स्मॉल, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो डिफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वापस शेप रिगेन ही नहीं करेगा।
जैसे मान लो कोई जेली है, अब मार के एक थप्पड़ खींच रही है तो पूरा पचक पचक का टूट जाएगा। तो आराम से धीरे धीरे एकदम इसको जो करना है ताकि धीरे धीरे ऐसे शेप चेंज हो। तो ये जो है इसको ऐसे शेप चेंज हो गया। ये कितना एंगल यहाँ शिफ्ट कर गया, ये एंगल जो है, ये एंगल जो कितना एंगल शिफ्ट कर गया वही एंगल को पता करना है। और वही एंगल क्या तुम्हारा स्ट्रेन है, वही एंगल स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन। नाम समझ में आ गया? वॉल्यूमेट्रिक से नाम से क्लियर है भैया कि ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और फोर्स शुड बी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फोर्स ऑल डायरेक्शन से लगे तभी हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे यूनिफॉर्म। अदरवाइज फोर्स ऑल डायरेक्शन में इधर पचका देंगे तो उधर निकल जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सपोज करो बैलून है, बैलून है, अब बैलून में चारों तरफ फोर्स नहीं लगा रहे, एक तरफ फोर्स लगा, ऐसे ऐसे दाबे तो क्या इधर पचक जाएगा, ऊपर फूल जाएगा। तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? इधर कम हुआ तो ऊपर बढ़ गया, वॉल्यूम अंदर उतना ही है तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं आएगा। वॉल्यूम स्ट्रेन कब आएगा? जब बैलून में चारों तरफ फोर्स लगाओ, सो जाए इसका से फूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, फूट जाए तो दिक्कत है। इसीलिए फोर्स शुड बी स्मॉल, फोर्स स्मॉल लगाओ, स्ट्रेस कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, ताकि स्ट्रेन ऐसा हो ताकि वो वापस अपना शेप रिगेन कर सके। और वापस अपना शेप रिगेन कर पा रहा है, दैट मीन्स वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो दोनों पेज छापो तो। ये वाला भी छाप लो। ठीक है, दो क्या कर रहा है ना, दो क्या है ना, देखो बॉडी है, तुम उसमें स्ट्रेस डालोगे क्या होगा? बॉडी में स्ट्रेन पैदा होगा, बॉडी में क्या होगा? स्ट्रेन पैदा होगा। डेट मीन्स स्ट्रेन पैदा होने का क्या मतलब? उसका शेप क्या होना? डिफॉर्म होना। लेकिन शेप तुम हुक लॉ क्या बोलता है कि यदि तुम स्ट्रेस दोगे तो स्ट्रेन भी उतना बढ़ेगा, जितना स्ट्रेन दोगे उतना स्ट्रेस भी बढ़ेगा। मतलब स्ट्रेन और स्ट्रेन एक दूसरे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का क्या मतलब? यदि स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक खास लिमिट तक, लिमिट को एक्सीड कर जाएगा फिर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अब वो मानो एक आदमी है, इसको मार रहे हैं, तकलीफ हो रहा है, लेकिन आदमी मर गया पूरा तरह से तो कितना ढूंढते रहो, तकलीफ होगा नहीं। तो जिंदा जब तक है, जब तक पूरा तरह से डिफॉर्म नहीं हो गया है बॉडी, तब तक यदि स्ट्रेन लगाओगे स्ट्रेस के बराबर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या कि उस पॉइंट तक जब तक दो, मान सपोज बॉडी को डिफॉर्म किए और डिफॉर्म इतना किया छोड़ दिया, वापस शेप गेन कर लिया, तो यहां तक के वापस शेप गेन कर लिया, तो जहां तक स्ट्रेस दो तब तक वापस वो शेप गेन कर ले। यदि अब और स्ट्रेस पैदा देंगे, और ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे तो बॉडी अब इतना डिफॉर्म हो गया कि वापस नहीं आ रहा है। फिर वहां पे हुक लॉ नहीं काम करेगा। हुक लॉ कब काम करेगा? जब तक बॉडी पूरा तरह से इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है। बॉडी जब तक इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है तब हुक लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, तो हुक लॉ कब तक फॉलो करेगा? जब तक बॉडी इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है। तब तक क्या होगा? हुक लॉ बोलता है भैया कि स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? स्ट्रेन का होगा। अरे बाबे हुक लग गया, यहाँ हुक लग गया था। ठीक है, तो क्या अरे हुक लॉ तो क्या बोलता है कि बिफोर डिफॉर्मेशन होने से पहले, डिफॉर्मेशन होने से पहले मतलब कि इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाए उस तक। मतलब सब रबड़ खींच रहे हैं, थोड़ा देर खींचे तो छोड़े तो वापस आ जाएगा, ऐसे लमार दे रबड़ को, फिर वापस आएगा नहीं आएगा, तो वही बात है। तो इसीलिए इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन रखना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, स्मॉल डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तभी वो वापस आएगा। हल्का प्रेस करो छोड़ो तो वापस आ जाएगा। अब पूरा दाब दोगे एकदम तो हुक लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है? इफ योर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, यदि हमारा डिफॉर्मेशन क्या है? स्मॉल है, दैट मीन्स वहां तक जहां तक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है वह मटेरियल, तहां तक स्ट्रेस जो है तुम्हारा, स्ट्रेस इज ऐसा लिख देता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? डायरेक्टली, ये सिंबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, किसका है पता ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, स्ट्रेन का। दैट मीन्स स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ रहा है दैट मीन्स स्ट्रेस बढ़ा चुके हैं। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बोलो ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो यहां पे तुम स्ट्रेस है यहाँ पे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट से गुना करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक कांस्टेंट से गुना कर दिए और ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे हो गया स्ट्रेन, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट का क्या है नाम, इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा कि तुम किस बॉडी को कितना फोर्स लगाओगे तो कितना डिफॉर्म होगा, मतलब कितना फोर्स लगाओगे, मतलब फलना स्ट्रेस में कितना स्ट्रेन पैदा होगा। यदि एक्स स्ट्रेन लगाए हैं, एक्स स्ट्रेस लगाए हैं तो कितना उसमें स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है। बात समझ में गया? सपोज करो कि एक बॉडी है, ठीक है, रबर का है तो उसको आराम से हम डिफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन लोहा का हो जाए तो उसको उतना आराम से डिफॉर्म कर पाओगे नहीं ना। बात समझ में आ गया? क्लियर बात? तो भैया वही है मॉडुलस। ये तो अब क्या बताएगा, ये बताएगा किस बॉडी को तुम तरोड़ मरोड़ दे सकते हो और किस बॉडी को तुम तरोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। समझा? किस बॉडी को तुम तरोड़ मरोड़ सकते हो, किस बॉडी को तरोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। तो सीधे यहाँ लिखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो किसके बराबर हो जाएगा भैया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कोई दिक्कत है वो बोलो, ठीक है। आप देखो भैया, ये देखो भैया बताए थे y=mx, ये कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अब देखो यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तरफ डाल दो स्ट्रेन डाल दो यहाँ पे, मतलब x की जगह क्या है यहाँ पे स्ट्रेन है, x की जगह पे स्ट्रेन है, y के जो y का प्लेस में क्या डाल दे रहे हैं स्ट्रेस, y का प्लेस में स्ट्रेस, दैट मीन यहाँ पे स्ट्रेस है। ग्राफ कैसा होगा ये देखो, ये सेम है y=mx m×x, सेम फॉर्मूला है। दो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है y है, कांस्टेंट m है और स्ट्रेन क्या x है, तो y=mx, y=mx। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दी ओरिजिन, दैट मीन्स ओरिजिन से पास करा दो। भूख राजा जी, ठीक, पास हो गया, ठीक। अब देखो बउआ m क्या है यहाँ पे, m बताओ क्या है यहाँ पे, स्लोप। क्या है, स्लोप। और यहां से कंपेयर करो, यही तो m है ना, यही तो m है ना, यही m है ना, और m क्या दे रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्लोप विल गिव यू, स्लोप विल गिव यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे जो स्लोप है दैट मीन्स यदि ये स्लोप क्या है, थीटा, थीटा क्या है, tan थीटा होगा ना स्लोप, तो tan थीटा क्या है तुम्हारा यहाँ पे, स्लोप है, tan थीटा स्लोप है, यहाँ लिखते हैं। तो tan थीटा तुम्हारा क्या है, स्लोप, और स्लोप क्या है भैया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। स्लोप विल गिव यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है?
तो बोलो, देखो है, बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी बोलो। ऐसे बोलेगा तो माता दी कभी खुश नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हुक भाई दिख रहा है? चलो बड़ा कर दिया, हाँ अब दिख रहा है? ठीक है, तो अब बताओ भैया मॉडुलस ऑफ एसिडिटी क्या बताया? दिस इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना प्रकार पढ़ा है? 3 प्रकार का। स्ट्रेन भी 3 प्रकार का, दोनों का रेशियो भी 3 प्रकार का, मॉडुलस ऑफ एसिडिटी भी 3 प्रकार का, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 1 हो गया, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन 2 हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 हो गया। तो 3 अलग अलग मॉडुलस हो गया। एक का नाम जो पहला बोले थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो क्या बोलेंगे? यंग्स मॉडुलस। क्या बोल देंगे? यंग्स मॉडुलस। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है सर। ठीक है, एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। हम वो थोड़ा सा उस कर्व को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक। स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़े हैं, ठीक है। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ एसिडिटी हो जाए डिफाइन। तो इस प्रकार 3 मॉडुलस ऑफ एसिडिटी डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ एसिडिटी, पहला क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो क्या होगा भैया बताओ? ये होगा जो यंग्स मॉडुलस डिनोट करेंगे गामा से, ठीक है, इक्वल टू होगा भैया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। तो अब बता भैया पढ़ चुके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स नॉर्मल बटा एरिया, फोर्स नॉर्मल बटा एरिया बटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना? डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। तो अब इसको करते हैं भैया, तो देखो इस क्या होता है? फोर्स नॉर्मल बटा एरिया, और यहाँ डेल्टा एल है, और इस एल को ऊपर ले जाओ, ये हो गया। तो क्या हो गया? फोर्स नॉर्मल इंटू एल बाय एरिया इंटू डेल एल, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या ठीक है भैया, हम क्या बताए थे? ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस तरह बिहेव करेगा? किसकी तरफ बिहेव करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बताए थे ना। एक हम एक एग्जांपल भी लिए थे एक स्प्रिंग मास सिस्टम का। यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ एक मास है। यदि इसको इधर खसकाते हैं इस पर ऐसे एक्स दूरी पर, तो इधर की ओर क्या लगता था भैया? बताए थे स्प्रिंग फोर्स लगता था ऐसे, और फॉर्मूला क्या था? माइनस एफ इंटू एक्स। हम बोले थे क्या कि इसी तरह का मॉडल कुछ समझाए थे, स्प्रिंग मास सिस्टम समझाए थे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को बताए थे। जहाँ एटम है, 2 एटम है और उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको स्प्रिंग की तरह भी अपने मन में मानो,
बता देना कि दो मॉलिक्यूल्स को मानो बीच में उसमें एक फोर्स लग रहा है जिसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोल रहे हैं, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स होगा। दैट मीन्स यदि हम उसको एनालॉग करें किससे, स्प्रिंग फोर्स से, उस रीस्टोरिंग फोर्स से एनालॉग करें किसके, स्प्रिंग फोर्स से, तो स्प्रिंग फोर्स का F इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स है इलोंगेशन, कितना बढ़ाएं, कितना खींचे, डेल एक्स क्या है, कितना खींचे, कितना इलोंगेट किए या कितना कंप्रेस किए, एक्स क्या कितना इलोंगेट किए या कितना कंप्रेस किए। तो फोर्स क्या है, के माइनस के इंटू एक्स, जहाँ के क्या है पता है, के क्या होता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या इसके क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताते हैं, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है वो बहुत टाइट होता है और कोई स्प्रिंग ढीला होता है ऐसे, और कोई स्प्रिंग तुम नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें उसको तुम खींचोगे तो बहुत मेहनत लगेगा खींचने में। ये ट्रक का जो स्प्रिंग है उसको तुम ऐसे मार सकते हो, कर दोगे, नहीं करोगे बहुत हार्ड होता है, बोलता हाँ कर देंगे। ट्रेन का जो स्प्रिंग है उसमें भी तो स्प्रिंग लगा रहता है, उसको खींच लोगे, नहीं खींच पाओगे। लेकिन जो पेन के अंदर टिपटप वाला पेन के अंदर रहता है स्प्रिंग, उसको ऐसे खींच खाच लो, हाँ। तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसीलिए उसका उसमें डिफॉर्मेशन जो है, इलोंगेशन या कंप्रेशन तुम आसानी से भी कर सकते हो या मुश्किलात होगा, क्योंकि उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो मुश्किलात होगा, बहुत मुश्किल होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो कम मुश्किल होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से तुमको मिलता है, यहाँ के से, ठीक है। और हम बताएं कि भैया ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ काम करेगा, तो यहाँ पे पक्का ना पक्का एक रिस्टोरिंग स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह कुछ बिहेव कर रहा होगा। जहां पे यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे सॉरी हम बोले यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जो ये बताता है कि इसको तुम कितना खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो। तो यहाँ से भी हम यदि ऐसा निकाले कोई वैल्यू, तो हम पता चल जाएगा कि उसमें कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन तुम कर सकते हो, मतलब कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से फोर्स निकालो, यहाँ से फोर्स निकालो, तो फोर्स निकालो क्या होगा बताओ, फोर्स एफ एन इक्वल्स टू, ये इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, इसको नीचे भेजे, तो ये हो गया ये हो गया ए डेल्टा एल ऊपर चल गया और नीचे में हो गया एल, ठीक है। अच्छा बताओ डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल क्या है बता दो, कोई बताएगा? हाँ, डेल्टा एल चेंज है इन लेंथ, दैट मीन्स उसमें कितना इलोंगेशन किए वही डेल्टा एल है ना। दो फॉर्मूला दो, एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, कितना इलोंगेशन किए, कितना यहाँ पे इलोंगेशन किए, कितना खींचे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है, गामा ए एल इंटू डेल्टा एल, और डेल्टा एल भी क्या है, यही इलोंगेशन है। दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ के की जगह ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है क्या हो गया, माइनस गामा ए बाय एल होगा। सवाल पूछता है कि बताओ इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मॉडल्स में स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या फोर्स कांस्टेंट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। क्लियर है बात, ये क्या समझ में आया कैसे हुआ, ये दोनों को कंपेयर किए फॉर्मूला को, तो यहां से माइनस के जो ये आ गया, के इक्वल्स टू माइनस ये आ गया। क्लियर है, तो यहां से ये भी नजर आ रहा है ना, यहां से इस फॉर्मूला से ये नजर आ रहा है, इस फॉर्मूला से देखते हुए ये नजर आ रहा है कि ये जो बिहेव किसके तरह कर रहा है, ये बिहेव किसके तरह कर रहा है, इस रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन। रिस्टोरिंग फोर्स में क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन है। नहीं समझ में आया, बात बाउंस मारने लगा, जो मेरा कुछ नहीं जाता, घड़ा तेरा होगा। यदि बाउंस मार रहा है तो हम बहुत सिंपल बात बताया भैया, पहले यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन दिया। यंग्स मॉडुलस बोले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का ये फार्मूला है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का ये फार्मूला है। उसको अरेंज किए तो ये आ गया, उसको अरेंज किए तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग यदि इसको यहाँ से यदि फोर्स निकालते हैं, यदि यहाँ से हम लोग फोर्स निकालते हैं तो ऐसा कुछ आया रीअरेंजमेंट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इलोंगेशन का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन।
अब इलोंगेशन को छोड़कर जो ये वैल्यू है, ये वाला जो, ये सब क्या है, के का मान है, सब कुछ क्या मान है, के का मान है। समझ में आया? लिख दे, यहाँ लिख दे स्टार मार करके, हैं? हिंदी में लिख देते हैं, जितना जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना फोर्स लगाना होगा डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्म करने के। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? आया 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 रे? ठीक है, तो सिंपल ये बताओ, यदि हम तीन, एक है तो बता किस बॉडी ए, एक रड है, मैं कोई बॉडी है ए बी सी, तीनों के यंग मॉडुलस का इस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ है, तो बताओ किस रड को डिफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल होगा? तीन रड है ए बी सी और तीनों का यंग मॉडुलस इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है, तो बताओ किस रड को डिफॉर्म करने में ज्यादा मुश्किल होगा? अभी क्या बताएं कि जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसका मतलब बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका यंग्स मॉडुलस है? ए का है ना, ए, दैट मीन्स यहां से ए को डिफॉर्म करना सबसे ज्यादा मुश्किल। हमको तो हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, हमारा ज़्यादा समस्या हो गया। मुश्किल ऐसा होगा क्या? क्या होगा तो? ए को डिफॉर्म करना सबसे ज्यादा ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात क्लियर है? ठीक है, तो जिसको ज्यादा डिफॉर्म करना मुश्किल होगा, क्या उसमें डिफॉर्मेशन कम से कम होगा? क्या उसमें डिफॉर्मेशन कम से कम होगा? जिसको ज्यादा डिफॉर्म करना मुश्किल है, क्या उसमें डिफॉर्मेशन कम से कम होगा? यदि डिफॉर्मेशन कम से कम हो तो क्या वो हुक लगाओ फॉलो कर पाएगा? कर लेगा ना। मतलब यदि तो लोहा है, एक रबर है, एक लोहा है, एक रबर है, कौन ज्यादा इलास्टिक है? क्या बताओ आंसर? नहीं, लोहा। बता दे क्यों? देखो, यदि लोहा लो एक और एक रबर लो, दोनों में 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, रबर थुकुच्चा हो जाएगा, लोहा का शेप थोड़ा भी चेंज ना होगा। जिसको जितना ज्यादा डिफॉर्म करना मुश्किल होगा उसका इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा। जिसको जितना डिफॉर्म करना मुश्किल होगा उसका इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा, मतलब वो शेप आराम से रिगेन कर पाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो गया तो शेप आराम नहीं आ पाएगा, वापस शेप वापस नहीं आ पाएगा। और खींच देंगे किसी को, शेप वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो डिफॉर्मेशन कम से कम हो उसी अमाउंट ऑफ फोर्स में तो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो शेप आराम से, इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होगा शेप आराम से करना है, शेप रिगेन आराम से रेट रिगेन करना है, तो उसके लिए डिफॉर्मेशन कम होना पड़ेगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यदि अप्लाई कर रहे हैं दोनों बॉडी पे, तो बात समझ में आ रहा है? क्लियर बात? तो अब बताओ डिफॉर्मेशन कब कम होगा? जब यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, तो मैं बोले यंग्स मॉडुलस ज्यादा तो डिफॉर्मेशन कम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यदि यंग्स मॉडुलस ज्यादा तो डिफॉर्मेशन कम, डिफॉर्मेशन कम तो इसका मतलब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा, बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा। समझ में आया? चीज बहुत मैन्यूट है, तुरंत बोल देगा रबड़, लेकिन क्या था आंसर? आयरन। बात समझ में आया? बीच चीज समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आया? फिर से बोलो, समझाते हैं। कुछ तो बोलो। नहीं आया? आया नहीं आया? देखो
हम सिंपली कहें भैया इलास्टिक प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो अपना शेप रिगेन करने में मददगार है। शेप रिगेन हो जाएगा डेट बॉडी इज इलास्टिक। यदि डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो शेप रिगेन नहीं करेगा भैया, डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो शेप रिगेन नहीं करेगा। इसीलिए हमको ऐसा बॉडी चुनना पड़ेगा जिसमें यदि तुम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो भी शेप डिफॉर्म कम से कम हो, क्योंकि वो शेप आराम से रिगेन करेगा। ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स तुम लगाओगे इस पर तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसका एटम का पोजीशन हल्का स्लाइड कर जाए, बहुत माइन्यूट लेवल पे, लेकिन वो वापस रिगेन कर लेगा। लेकिन यदि उतना ही फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स रबर पे लगा दोगे तो रबर तो थकचा हो जाएगा, या खिंचा करके पूरा प्लास्टिक बॉडी हो जाएगा। या तो खिंचा के तुम छोड़ोगे तो वापस आएगा, लेकिन वो इतना दूर में आ जाएगा, टेढ़ा घोंचा हो जाएगा, आफ्टर डिफॉर्म हो जाएगा। सिंपली करने मतलब बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी कम है, क्योंकि इलास्टिक बिहेवियर कब तक होता है। हुक राजा जी क्या बोले थे? हुक राजा जी बोले हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी तब तक शो करेगा जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तब तक होगा जब तक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाए। क्योंकि बताए हैं डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तब हुक राजा जी का लॉ लगता है। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, वही बात बोले। इसीलिए लीन लोटा हुक लग गया। नहीं है यार, वापस भी नहीं आ रहा। ठीक है, लिख देता फिर से। ठीक है, हुक राजा जी लगा हुक। हुक से नहीं बनाया क्या? यहाँ यहीं से ना, हुक से? अरे हुक से या यहाँ से? हुक लगा दिया है, हुक लग गया। चलो हुक लगा दिया, लगा।
ठीक है, और सबकी लंबाई दी हुई है एल, सब रड है और सारी रड की लंबाई क्या दी हुई है, एल दी हुई है। सारी रड की लंबाई कितनी है, एल है, और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। दैट मीन्स सबका लेंथ सेम है, सबका एरिया सेम है। ठीक है, लेकिन इसका यंग्स मॉडुलस मान लेते हैं ये ए बी, ये ए है और ये बी, इसका यंग्स मॉडुलस ये है और इसका यंग्स मॉडुलस ये है। ठीक है, और रिलेशन वही दिया हुआ है, मान लेते हैं वही, यंग्स मॉडुलस ए इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ सी, दिस इज द रिलेशन। और इसमें मान लेते हैं चेंजिंग, इसमें सब में फोर्स जो लग रहा है सेम लग रहा है 100 न्यूटन का, सब में लगने वाली फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन है, जो ग्रेविटी के द्वारा लग रही है। ठीक है, अब बताना भैया इसमें जो चेंज हो रहा है लेंथ का, हमारे डेल्टा L1 हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है डेल्टा L2 हो रहा है। ठीक है, या LA लिख देते हैं, LA लिख देते हैं या LB लिख देते हैं, और इसमें जो चेंज हो रहा है लेंथ का वो डेल्टा LC लिख देते हैं। तो हमको बताना है भैया कि ये तो रिलेशन दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा, कौन सबसे ज़्यादा लेंथ में, इसमें किसका सबसे ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा, किसका कम बढ़ेगा, किसका ज़्यादा बढ़ेगा, ये बताना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जो बताए उसी से बताओ। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है। यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा तो लेंथ में ज़्यादा खिंचाव होगा या कम खिंचाव होगा, कम होगा। तो इसका मतलब सबसे कम किसका होगा, इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ठीक है, यदि ऐसे भी देख भी सकते हो तो देखो, यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला क्या भैया, F/A इंटू एल इंटू डेल्टा एल, यही है, उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, डेल्टा एल इंटू एल है, मतलब यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ज़्यादा तो लेंथ कम, इलोंगेशन कम, लेंथ में चेंजिंग कम। यंग्स मॉडुलस ज़्यादा, सारा सर्दी परेशान कर दिया हमको। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा तो चेंज इन लेंथ कम, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, तो सबसे ज़्यादा ये हो गया, इसका मतलब सबसे कम किसका होगा, डेल्टा ए सबसे कम। उसके बाद सबसे ये बीच वाला है, बीच वाला को पीछे बनाने दो, और इसका डेल्टा सी। कोई दिक्कत? क्या बोला? देखो क्या बोल रहा भैया, एक लोड है कितना, इतना 10 किलो न्यूटन का ये लोड है, दिस इज लोड, 10 किलो न्यूटन का लोड है, सपोर्टेड फ्रॉम अ पुल्ली, ये पुल्ली से सपोर्टेड है, ये पुल्ली है। ठीक है, सपोर्टेड फ्रॉम अ पुल्ली बाय अ रॉप सेक्शन एरिया, एरिया इतना दिया है, रॉप है, रॉप रस्सी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है, इतना, मतलब यहाँ गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन में दिया है पहला एरिया, और एरिया कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉप दिया हुआ है। क्लियर? अब बोलता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे दिया भाई साहब, लो ये भी ये दिया है, तो बचा क्या, ये दे दिया है न्यूटन मीटर मिलीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द, ये भी दे दिया। अब फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, यदि फ्रिक्शन होता तो टेंशन वाली बात होता, फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और बोलता बताओ डेल्टा एल कितना होगा, आप बताओ सीधा सिंपली। फॉर्मूला क्या बताए भैया, फॉर्मूला क्या बताए, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है F/A इंटू डेल्टा एल, सॉरी, अरे यार, अरे F/A इंटू डेल्टा एल होगा यहाँ पे, डेल्टा एल सही तो लिख रहे थे बाय एल। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे हमको क्या निकालना, डेल्टा एल निकालना, डेल्टा एल निकालना भैया, डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल क्या करेंगे, ये एरिया बाय एफ इंटू एल। ये बताओ एल दिया हुआ है, एल दिया है 600 प्लस 900, कितना है 1400 मिलीमीटर। ठीक,
1500, एल कितना हो गया 1500 mm। ठीक, क्या बोल रहे हैं आप बताओ, हमको किस में निकालना है स्ट्रेन, किस में निकालना है स्ट्रेन, रस्सी में। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप, रोप में कितना टेंशन हुआ, डेल्टा एल किसका निकालना है, रस्सी का। तो फोर्स किस पे लगना चाहिए, रस्सी पे। फोर्स किस पे लगना चाहिए, रस्सी पे, तब ना बताओगे, रस्सी को खींचोगे ना। तो यहाँ रस्सी का फोर्स दिया हुआ है, इस ब्लॉक में कितना फोर्स था 24 के बाद मेरा नोट्स घूमेगा। क्लियर है यहाँ तक। हमको निकालना किसका फोर्स, रस्सी में फोर्स। क्यों निकालना रस्सी में फोर्स, एक्सटेंशन चाहिए रस्सी में, तो फोर्स निकालना रस्सी में। तो पता है रस्सी का फोर्स क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है रस्सी का फोर्स क्या बोलते हैं, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। तो लगाओ, इधर टेंशन लगा, इधर टेंशन लगा, ठीक है। और दो सेम रस्सी है तो सेम टेंशन लगेगा, सेम रस्सी है तो सेम टेंशन लगेगा। और ये रस्सी यहाँ भी एक रस्सी है ना, तो दूसरा रस्सी है तो ये यहाँ पे टेंशन लग गया, मान लेते हैं इसको बोल देते T1 बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, या दोनों तरफ पैक है, कहाँ से होगा, मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में। नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T1, इधर लग रहा है कितना 10, इतना लग रहा है, डेट मीन्स कितना हो गया 10 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, डेट मीन्स 10 पावर 4 न्यूटन। ठीक है, अब जो ये ब्लॉक क्या रुका हुआ है, रेस्ट में है, ये ब्लॉक रेस्ट में है। यदि ब्लॉक रेस्ट में, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। यदि ब्लॉक रेस्ट में, इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यदि कोई चीज रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो करने का मतलब ये प्लस ये जीरो, तो इसीलिए उसको इधर उधर करेंगे तो अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। बात नहीं क्लियर है। यदि एक बॉडी है और ये बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है एफ नेट जीरो। इतना बात तो पढ़ा हो बचपन में। अब सपोज करो कि एक फोर्स इधर लग रहा है F1, अब मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है F2, ठीक, तो नेट फोर्स जीरो मतलब F1 प्लस, और देखो ये यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे बताओ, F2 ये प्लस में, अब माइनस F1, ठीक, इक्वल टू जीरो। तो याद लिख सकते हैं F1 बराबर F2। तो देख रहा है यदि रेस्ट में है तो इधर के बराबर उधर हो जा रहा है, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद ये रेस्ट में है, इसका मतलब हो गया T बराबर T1 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर का छोटा यहाँ ले लेते हैं, ये लोड है ना, सिंस लोड इज एट रेस्ट, सिंस लोड इज एट रेस्ट, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है भैया, T1, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, ये 10 पावर 4 न्यूटन। ठीक है, अब बताओ, इसको रेस्ट करते हैं। अब बताओ, पुल्ली रेस्ट में एक नहीं है, पुल्ली घूम रहा है, पुल्ली भी तो बंधल है, पुल्ली भी रेस्ट में है, ये भी पुल्ली इज ऑल्सो इन रेस्ट, पुल्ली क्या है, ये भी रेस्ट में है। डेट मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड। अपवर्ड में दो फोर्स लग रहा है, T प्लस T, तो 2T हो गया। अपवर्ड में क्या लग रहा है, T प्लस T, 2T, नीचे में सिर्फ लग रहा है T1 इक्वल्स टू T1, तो T इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से, T1 बाय 2, और T1 कितना निकाले हैं, 10 पावर 4 बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। बताओ, रस्सी का फोर्स निकल गया, रस्सी का फोर्स कितना है, इतना, दिस इज द फोर्स ऑफ रस्सी। ठीक है, तो T क्या है, ये फोर्स ऑन रॉड है, ये कितना है 1/2 टू 10 पावर 4 न्यूटन। क्लियर, अब बताओ और क्या क्या दिया हुआ है, देखो एरिया दिया है 10 पावर 3, एरिया दिया हुआ है 10 पावर 3,
ठीक है, और क्या है, यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है 10⁻3, कितना दिया हुआ है 10⁻, अच्छा ए 10⁻3, ए 10⁻3, दोनों 10⁻3 दिया हुआ है, 10⁻3 और हाँ दोनों 10⁻3 दिया हुआ है, ठीक है। और लेंथ दिया हुआ है 600, 1500 हुआ ना, लेंथ कितना है 1500, लेंथ 1500, लेंथ 1500, ठीक। अब फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला बताओ ना यार, एल निकालना है, डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक। सारा कुछ निकल चुका है, देखो फोर्स निकल चुका है, ये कितना दिया है, ये यंग्स मोटर 10⁻3, एरिया कितना दिया है 10⁻3, और फोर्स कितना निकला 0.5 इंटू 10⁻, कितना है यार 4 है ना, 10⁻4, और एल कितना दिया हुआ है 1500, 10⁻2, ठीक है। तो 4 2 6 हो गया यहाँ पे, तो ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो हो गया कितना, तो ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10/15 बचे 75, यही डेल्टा एल आ गया। इसको डिवाइड कर लेना जो पॉइंट में आंसर आ जाए। इस सवाल बनाने के लिए क्या किया हम, देखो ये सवाल को सॉल्व करने का सबसे पहले क्या किया भैया, हमको फोर्स निकालना पड़ा कि रस्सी में कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि रस्सी का फोर्स निकलेगा तब ये डेल्टा एल निकल सकता है। ये एल किस पे लग रहा है, एल उस पे लग रहा है ना जिसका डेल्टा एल चेंज हो रहा है, डेल्टा एल किसका चेंज कराना है, रस्सी का। तो फोर्स किसका निकालना पड़ेगा, रस्सी का। फोर्स दिया हुआ क्वेश्चन में किसका था, इस लोड पे, तो रस्सी फोर्स निकालें। ये तो किए हैं हम यहाँ पे, ये जो किए हैं ये वाला, ये किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा धैर्य रखेगा। ये दोनों पॉइंट जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा सा धैर्य रखेगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ये पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टायर का बैच है, उम्मीद रखते थे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तुम लोग को आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस इतना भी, बस इतना एक चीज रख तो सकते हो इतना ना, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0, ठीक है। दैट मीन्स नेट फोर्स 0 मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला फोर्स। यदि हम रुके हुए हैं, यदि हम यहाँ रुके हुए हैं, इसका सिंपली एक मतलब है कि यहाँ से जो हमारे पास वेट है, नीचे में लग रहा वेट, नीचे में जो वेट लग रहा है उसको बैलेंस कोई कर रहा होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स हो रहा होगा, तभी यहाँ हम रुके हुए हैं, अदरवाइज हम रुके नहीं रहते। मेरे लेफ्ट में जो फोर्स है, राइट में जो फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर होगा। यदि मानो कि हमको इधर खींचने लगे कोई तो हम इधर भाग जाएंगे, समझा बात, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बचपन में 8-9 क्लास में पढ़ाया जाता है, बैलेंस फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स पढ़ाया जाता है। तो बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जहाँ पे लगने वाला चारों तरफ से फोर्स इक्वल हो, हाँ ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, नहीं समझ में तो रट लो, क्या करो रट लो। नेट फोर्स होगा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स इक्वल हो तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। बोलो नहीं यार तुम लोग, कुछ बोलो, यस सर, नो सर, हाँ सर, कुछ बोलो ने ले। हम बोले भैया यदि बॉडी पे नेट फोर्स, सॉरी यदि बॉडी पे, सॉरी यदि बॉडी रुका हुआ है, दैट मीन्स रेस्ट में है, तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। ये बात नहीं आता है समझ में तो धैर्य रखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए करना ये है कि याद कर लेना है, यदि बॉडी रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स के, लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स बराबर होगा राइट हैंड साइड वाला फोर्स के। बात समझ में आया, ठीक।
चलो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लासेस वी विल मीट सून मीट सून क्या कान बहरा